कि मुझे पता नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, ताकि अगर तुम मुझे कुछ बताओ तो मैं इसके बारे में किसी से बात करूँ, क्योंकि हम इससे पहले बहुत बार उन चीज़ों का सामना कर चुके हैं, पर तब हमारे बाबा जिंदा थे और उन्हीं की वजह से हमें भी हिम्मत मिलती थी। लेकिन बाबा भी पहले पता लगवाते थे कि ये सब किस वजह से हो रहा होता था और फिर वो आलम साहिब के पास जाकर उन्हें सब बता देते थे। इसके बाद आलम साहिब इकर हमें उन चीजों से छुटकारा दिला देते थे। बस इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब शुरू कैसे हुआ, ये चीज क्या है और कहाँ से आई है, इसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है और तुमने इसका क्या बिगाड़ना है। और देखो, मुझे बिल्कुल सच बताना, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब तो मुझे बताओ। मैंने अफसुर्दा सा होकर कहा, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि गलती मैंने ही की थी। कासिम भाई ने हैरत से कहा, कैसी गलती। मैं रुक गया। कासिम भाई ने दोबारा कहा, बेटा देखो, तुम किसी बात से भी घबराओ मत। मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। अब तो मुझे बताओ क्या गलती की है तुमने। मैंने कहा, भाई बात दरअसल ये है कि जब मेरी मदीहा से दोस्ती हुई थी तो एक दिन मैं रात के वक्त इससे मिलने छत पर गया था। इस वक्त मेरी नजर अचानक इस बना पत्तों वाले दरख्त पर पड़ी जो मदीहा लोगों के साथ वाले घर में लगा हुआ है। तो इस दरख्त पर मुझे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जिसको देखकर मैं और मदीहा हम दोनों डर गए। मैंने मदीहा को छत से नीचे भेजा। फिर मैंने देखा कि वो आंखें अभी भी मेरी तरफ ही देख रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद ये कोई जानवर है जो कि किसी तरह इस दरख्त पर चढ़ गया है। इस वजह से मैंने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से इन आंखों की तरफ फेंका, जो कि शायद सीधा इसको लग गया। इसी वक्त एक खौफनाक सी चीख की आवाज आई और मैं वहां से भागाकर नीचे आया और अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चीज जैसे मेरे पीछे भागी थी। इसके बाद वो अक्सर मुझे नजर भी आती थी और तंग भी करती थी, पर मैंने ये सब घर में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं बता देता तो सबको पता चल जाता कि मैं और मदीहा आधी रात गए छत पर मिलते हैं। इस वजह से मैं डर रहा था, क्योंकि मैं मदीहा से मिले बगैर नहीं रह सकता। कासिम भाई ने कहा, बेटा तुम्हारी बातें सुनकर मुझे आज बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है। सच में आज तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। मैं ये तो जानता था मेरा भाई रंगबाज है, पर मैं ये नहीं जानता था कि मेरा भाई इस हद तक गिर जाएगा। कसम से बहुत अफसोस की बात है। मैं कहा, भाई अब क्या करो, कर दी ना गलती, मुझे मुआफ कर दो ना। कासिम भाई ने कहा, पहली बात तो ये कि तुम्हें मदीहा से मिलना ही नहीं चाहिए था, और अगर बहुत ज्यादा भी दिल कर रहा था तो इसका नंबर लेकर उसे कॉल कर लेते, क्योंकि बेटा मदीहा भले ही तुमसे प्यार करती हो पर वो एक लड़की है और तुम्हें खुद इसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई तुम दोनों को एक साथ इतनी रात गए ऊपर छत पर देख लेता तो इस बेचारी की क्या इज्जत रहती। तुम तो लड़के हो, लोगों ने तुम्हें इतना कुछ नहीं कहना था, लेकिन इस लड़की को लोगों ने बदनाम करके रख देना था, और इस बात का इस लड़की पर क्या असर पड़ता, कभी सोचा है? हो सकता है मोहल्ले में से कोई देख लेता या मदीहा के घर से ही कोई देख लेता तो वो क्या सोचता। ऐसे हमसाए हैं हमारे जो दूसरे हमसाए की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं करते। मैंने कहा, पर भाई वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी। कासिम भाई ने कहा, देखो बेटा, ये शादी ब्याह से पहले प्यार मोहब्बत तब तक ही ठीक रहता है जब तक इसमें पाकीज़गी हो, और ऐसा तभी मुमकिन होता है कि जब तक प्यार मोहब्बत में जिस्मानी हिस्स ना आए। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो प्यार नहीं बल्कि एक जिस्मानी ताल्लुक रह जाता है, और हमारे मजहब इस्लाम में शादी से पहले ऐसे ताल्लुकात रखना हराम है, और इस बात से अल्लाह ताला भी सख्त नाराज हो जाता है। मैं अक्सर तुम्हें लड़कियों से दोस्तियां और बातें करता हो देखता हूँ, पर मैं तुम्हें इस वजह से कुछ नहीं कहता था कि शायद तुम खुद ही ये उल्टे सीधे काम छोड़ दोगे। इसी वजह से जब उम्मी ने मुझसे मदीहा की बात की थी तो मैंने कहा था, उम्मी ये काम जितनी जल्दी हो जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम और मदीहा दोनों जवान हो, लेकिन तुम लोग अभी थोड़ा ना समझ हो, और जैसे तुम लोग घर में एक दूसरे से बिला जेजे का बातें कर रहे होते हो तो इससे यही लग रहा होता अगर तुम दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब आओगे कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठोगे। इस वजह से मैंने उम्मी से कहा है कि तुम दोनों की शादी का मामला जल्दी हल हो जाए, ताकि तुम लोग किसी भी किस्म की नादानी करने से बच जाओ। कासिम भाई की ये बात सुनते ही मैंने कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने उन बातों का ख्याल नहीं रखा। कासिम भाई ने कहा, पता है मैंने सदिया को शादी से पहले कभी नहीं देखा था, बस जिस दिन मेरी बारात उनके घर गई थी तो इस दिन पहली बार मैंने सदिया को देखा था, और जब वो मेरे निकाह में आ गई और इस घर आ गई तो इस दिन मुझे इससे प्यार हो गया, और हम आज तक प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, क्योंकि हमने शादी से पहले ना तो एक दूसरे को देखा था और ना ही कभी फोन पर बातें की थी।
इस वजह से अब हमारे पास करने को बहुत सी बातें हैं। और जो लोग शादी से पहले एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं और फोन पर रात रात बातें करते रहते हैं, उनके पास शादी के बाद करने को कोई बातें नहीं होती, क्योंकि वो सब बातें और प्यार पहले ही एक दूसरे से कर लेते हैं। इसी वजह से उनकी शादी में प्यार की कमी आ जाती है। मैंने कहा, जी भाई मैं समझ गया, अब से मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। कासिम भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, और रही बात इस हवाई चीज की, तो तुम्हें इसको पत्थर नहीं मारना चाहिए था, पर तुमने ये नादानी कर ली। लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं जरूर जल्दी कुछ करूंगा इस बारे में। ये कहने के बाद भाई ने कहा, अच्छा अब बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ और मैं सुबह ही इस बारे में आलम साहिब के पास जाऊंगा। ये कहकर भाई चले गए और मैं सो गया। सुबह हुई और मैं कमरे से बाहर गया तो देखा काले बादल छाए हुए थे और बारिश की शुरुआत हो रही थी। मैंने नाश्ता किया और बैठक में चला गया, फिर अपना और मदीहा का फेवरेट गाना लगाकर सुनने लगा। इसी दौरान मैंने फोन चेक किया तो मदीहा के काफी मैसेज और कॉल्स आई हुई थी। मैंने जल्दी से मदीहा को कॉल कर दी। मदीहा ने कहा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सिर्फ तुम्हें याद कर रहा हूँ। मदीहा ने कहा, कितना? मैंने कहा, इतना कि दिल कर रहा है कि तुम्हें अपनी बाहों में लेकर इस बारिश में भीगता रहूं। मदीहा ने कहा, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा, अभी तो 2 दिन बाकी है। मदीहा ने कहा, मुझे रोना आ रहा है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। गुज़िश्ता रात ख्वाब में आकर कर तुमने मुझे बहुत बेचैन कर दिया है। अब तो वक्त गुजर ही नहीं रहा, एक एक सेकंड भी 1 घंटे के बराबर लग रहा है। मैंने कहा, शादी की तकरीब में मसरूफ हो जाओ तो हो सकता है वक्त जल्दी ही गुजर जाए। मदीहा ने कहा, मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा, बस अब बहुत हुआ। मैं कोई बहाना बनाकर यहाँ से तुम्हारे पास आने लगी हूँ। मैं खुद को बुखार चढ़ने लगी। मैंने प्याज अपनी बगल में रखा हुआ है और अगर बुखार न चढ़ा तो मैं खुद को कुछ कर दूंगी आज, पर मुझे तुम्हारे पास आना है, अब नहीं रहा जाता। मुझे तुम्हारे होठों की नरमी याद आ रही है, तुम्हारी बाहों की गर्मी याद आ रही है। मैं तुम्हारे सीने से लगकर तुम्हारी सांसों की आवाज सुनना चाहती हूँ। मैं तुम में खो जाना चाहती हूँ, मैं अपने वुल्फ की आंखों में डूब जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, यही सब मैं भी चाहता हूँ, पर क्या कहूँ, तुमसे बहुत दूर हूँ मैं, कि इंतजार करने पर मजबूर हूँ मैं। इतना सता रही है तेरी याद मुझे कि अब तो गम से चूर हूँ मैं। मदीहा ने कहा, जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मैं और ज्यादा बेचैन हो जाती हूँ। मुझे अब कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। मैंने कहा, मेरी ऐसे पागल मत बनो, तुम अगर सच में मुझसे प्यार करती हो तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, ओके? मदीहा ने कहा, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि उसकी कोई हद नहीं, और मैं तुम्हारे लिए इस पूरे शादी वाले घर से लड़ाई ले सकती हूँ। मैंने कहा, यार तुम ऐसा क्यों करने पर तली हुई हो? मदीहा ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी बाहों में आना है बस। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पर मेरी खातिर एक बार रुक जाओ प्लीज। मदीहा ने कहा, नहीं, या तो तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे आने दो। मैंने कहा, यार खुदा का वास्ता है, ऐसे ही तुम आ जाओगी तो लोग क्या सोचेंगे? सबसे पहले तो तुम्हारे अपने ही घर वाले तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी शादी के चांस भी कम हो जाएंगे। इतने में मेरे दोस्तों ने मुझे आवाज दी तो मैंने कहा, अच्छा मेडी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और देखो कुछ ऐसा वैसा मत करना, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। मदीहा ने कहा, अच्छा ठीक है, पर तुम फोन अपने पास ही रखना फिर, क्योंकि मैं जब चाहूंगी तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। ये कह मैंने फोन काट दिया और बाहर चला गया। फिर दोस्तों के साथ बारिश में घूमता रहा। इतने मुझे सीने पर अजीब सी चुभन महसूस होने लगी। मैंने शर्ट के गिले में झांक कर देखा तो मेरे जख्मों पर पानी पड़ गया था। मैं जल्दी से घर वापस आया और टॉवल से सारा जिस्म खुश्क किया, लेकिन पट्टी गीली हो चुकी थी। मैंने पट्टी खोल दी और टांकों पर तौलिए रखकर उन्हें खुश्क किया। फिर मैंने कपड़े बदले और लेट गया। इतने मुझे नींद सी आने लगी और मैं फिर से सो गया। फिर मैंने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था ने मदीहा के गिले में एक रस्सी डाल रखी है और वो इसे अपनी तरफ खींच रहा था। और मैंने जब आगे बढ़कर मदीहा को बचाने की कोशिश की तो मेरे पूरे जिस्म को किसी ने जंजीरों से जकड़ हुआ था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि जंजीरों को तोड़ दूं, पर वो नहीं टूटी और वो शख्स मदीहा को घसीटते हुए ले गया और मदीहा मेरी तरफ देखती हुई इसके साथ जा रही थी। इसी दौरान मैंने झटके से जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की तो अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं घबरा कर अलिफाटे गया। फिर जब मैंने आसपास देखा तो मैंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, शुक्र है ये बस एक ख्वाब ही था, अगर हकीकत में होता तो शायद मैं मर ही जाता।
मैंने टाइम देखा तो शाम हो चुकी थी। फिर बाहर जाकर देखा तो बारिश भी हल्की हो चुकी थी। मैंने सोचा कि छत पर जाकर मदीहा से बात करता हूँ। ये सोचकर मैं मोबाइल पकड़े छत पर चला गया और मैं कॉल पर मदीहा से बातें करने लगा कि इतने में अचानक मदीहा की आवाज कटने लगी। मैं हेलो हेलो कर रहा था। इसी दौरान मदीहा ने कहा, मैं तो वापस आ गई हूँ। मैंने कहा, झूठ मत बोलो। मदीहा ने कहा, मैं सही कह रही हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। मैंने कहा, अच्छा तो फिर मेरे पास आकर दिखाओ। मदीहा ने कहा, फोन बंद करके अपनी आंखें बंद करो। मैंने फोन काटा और आंखें बंद कर ले। इतने में आवाज आई, अब आंखें खोलो। मैंने आंखें खोली तो मदीहा सच में मेरे सामने खड़ी थी। इसे देखते ही चौंक गया। मैंने कहा, तुम कब आए? मदीहा ने कहा, जब तुमने आंखें बंद की तब। ये कहकर वो मेरी तरफ बढ़ी। मैंने भी जल्दी से जाकर उसे गले लगा लिया और मैं काफी देर तक इसे गले लगाकर खड़ा रहा और वो भी चुपचाप गले से लगी रही। फिर उसने मुझे पागलों की तरह प्यार करना शुरू कर दिया। ऊपर से हल्की हल्की बारिश ने मेरा भी दिमाग खराब कर दिया और मैं भी सब कुछ भूलकर उसके प्यार के नशे में होश खो बैठा। इस दिन हमने हर हद पार कर दी। मैंने भी प्यार के दौरान पागलों की तरह इसके जिस्म पर अपने दांत गड़ा दिए, जिसकी वजह से इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून निकलने लगा, क्योंकि इसका जिस्म इस कदर नरम हो चुका था कि मैं जहां भी इसको बाइट करता था मेरे दांत इसके जिस्म में घुस जाते थे। इस वक्त मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। बस एक बेड़ी की तरह इसको नोच रहा था। इसी नोचा झपटी के दौरान मेरे सीने पर लगे कुछ टाके भी खुल गए थे और उन जख्मों से एक बार फिर से खून बहने लगा था। पर मैं उन सब बातों का ख्याल न रखते हुए बस किसी और ही दुनिया में खो गया था। और इस वक्त ना तो भाई की समझाई हुई बातें दिमाग में रहीं और ना किसी किस्म की कोई शर्म व का लिहाज और वो कर दिया जो कि शायद हमें कभी नहीं करना चाहिए था। फिर जब मैं ये सब काम करके अपने कपड़े पहन रहा था तो अचानक हमारी सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी। मैंने फौरन मदीहा को बोला, मेरी तुम जल्दी से अपनी छत पर चली जाओ, कोई आ रहा है। ये सुनते ही वो मुस्कुराई और मेरे गाल पर चूम कर वहां से चली गई। इस दौरान मेरी सारी तवज्जो सीढ़ियों पर लगी हुई थी। इतने में कासिम भाई ऊपर आए और मुझे देखते ही बोले, तुम इस वक्त छत पर क्या कर रहे हो? और पता है ना, बारिश में जख्म खराब हो जाएंगे। ये देखो, इनमें से खून निकलकर तुम्हारी शर्ट पर लगा हुआ है। जल्दी नीचे जाओ और कुछ लगाओ उन पर। मैंने फौरन अपनी शर्ट की तरफ देखा तो वाकई में मेरी शर्ट के ऊपर खून लगा हुआ था, जो कि जख्मों से रसकर शर्ट के ऊपर तक आ गया था। मैंने कहा, जी भाई, मैं बस ऐसे ही आया था, मैं जाता हूँ। ये कहकर मैं नीचे चला गया। फिर मैंने कुछ पाउडर वगैरह से अपने जख्मों को साफ किया और जहां जहां से टाके उखड़े थे वहां सुनी प्लास्टर लगा लिया। फिर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और मैंने मदीहा को मैसेज, क्या कर रही हो? मदीहा ने कहा, तुम्हें याद करने के सिवा क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा, यार तुम तो वाकई मुझसे पागलों की तरह प्यार करती हो। मदीहा ने कहा, हाँ, क्योंकि जब प्यार होता है तो किसी चीज का होश नहीं रहता। मैंने कहा, अच्छा, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। मदीहा ने कहा, ठीक है। फिर मैं सो गया। अगले दिन फिर से उठा और कॉलेज चला गया। फिर वहां से वापस आकर दोस्तों में चला गया और शाम को घर वापस आया तो मोबाइल पर काफी मैसेज आए हुए थे। मैंने उनको बना पड़े ही मदीहा को मैसेज कर दिया कि मैं छत पर जा रहा हूँ, आ जाओ तुम भी। ये कहकर मैंने मोबाइल जेब में रखा और ऊपर चला गया और छत पर मदीहा का इंतजार करने लगा। मैं एक साइड पर मुंह करके मदीहा की दीवार पर बैठा हुआ था। फिर मैंने देखा मदीहा अभी तक नहीं आई। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और जैसे ही मैं मदीहा को मैसेज करने लगा तो अचानक मेरे पीछे से 2 हाथ आए और उन्होंने मुझे पीछे से गिले लगा लिया। मैंने बना उसकी तरफ देखे, कहा, इतनी देर कहाँ पर लगाकर आई हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? इसने अपनी गर्दन में हिला दी। मैंने इसको गिले लगा लिया और कहा, मुझे पता है तुम यही सोच रही हो ना कि कल हमने जो किया ठीक नहीं किया। वो फिर भी कुछ नहीं बोली और मेरी गर्दन के करीब अपना मुंह ले आई। इतने में मोबाइल पर कॉल आई। मैंने देखा तो हैरान हो गया क्योंकि ये कॉल मदीहा की थी। मैंने मदीहा की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारा फोन किसके पास है? कोई इससे कॉल कर रहा है? पर वो कुछ नहीं बोली, लेकिन कॉल मुसलसल आ रही थी। मैं वापस पलटा और मैंने कॉल उठाकर हेलो बोला तो कॉल पर मदीहा ने कहा, कहाँ बिजी हो? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, उठाते क्यों नहीं हो? यह सुनते ही मैंने फौरन मुड़कर हैरत अंगेज नजरों से इसी की तरफ देखा जो कि मदीहा की शक्ल में मेरे पास खड़ी थी। मैंने इसी वक्त कॉल काटी और इस झूठी मदीहा को पूछा, कौन हो तुम?
तो वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देखते ही मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसको एक थप्पड़ रसीद किया, पर वो पागलों की तरह हंसने जा रही थी। मैंने दोबारा से मारने की कोशिश की तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अजीब सी आवाज में बोली, क्या हुआ, आज तो मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहा है? कल तो बहुत प्यार कर रहा था मुझे। मैंने कहा, मैंने कोई प्यार नहीं किया तुमसे, समझी? इसने कहा, मैं चाहूं तो तुझे यही मार दूं, लेकिन मुझे तो अच्छा लगने लगा है और तेरा प्यार करना मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब तो मेरा है और तो अब ऐसे नहीं जा सकता। आज फिर तुझे मुझसे प्यार करना होगा। मैंने कांपते हुए कहा, देखो मैं तो मदीहा से प्यार कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। ये कहते हुए मैंने इससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उसने मेरा हाथ बहुत मजबूत से पकड़ हुआ था। मैंने कहा, देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? वो बोली, बिगाड़ा तो मैंने भी कुछ नहीं था तुम्हारा, पर फिर भी तुमने मेरा सर फाड़ डाला, जबकि मैं तो सिर्फ दो प्यार करने वालों को देखकर अपने प्यार को याद कर रही थी। लेकिन तुमने जो किया, अब तुम उसकी सजा भी भुगतोगे और अब मैं हमारे बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। मैंने जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ी और इस पर फूंक मारने लगा तो इसने अचानक से मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया, जो कि मैं आज भी नहीं भूला। इसके बाद वो बोली, अगर अब तुमने मुझ पर फूंक मारने की कोशिश की तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो तुमने कुछ दिन पहले देखा था। इस दौरान जब मैंने इसके हाथ की तरफ देखा तो मुझे अचानक वहशत सी होने लगी, क्योंकि इसका चेहरा तो मदीहा की तरह था, लेकिन इसके हाथ बहुत बड़े थे जिन पर खौफनाक किस्म के गंदे और लंबे से नाखून थे। ये देखते ही मैंने कहा, मुझे जाने दो। उसने कहा, पहले तुम मुझसे प्यार करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले तुम कर चुके हो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगी, फिर तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहोगे और किसी से प्यार करने के काबिल भी नहीं रहोगे। इसीलिए प्यार से कह रही हूँ, और जैसे रूप में तुम मुझे पसंद करते हो मैं वैसे रूप में ही तुम्हारे साथ रहूंगी। बस अब से तुम मेरे हो और सिर्फ मुझे से ही प्यार करोगे। मैंने डरते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ मदीहा से ही प्यार करता हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हें मदीहा समझकर ही तुमसे प्यार किया था। यह सुनते ही उसने गुस्से से कहा, मदीहा तुम्हें छोड़ देगी, उसके दिल में क्या है तुम ये कभी नहीं समझ सकते, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और मदीहा की शक्ल में ही तुम्हारे साथ रहूंगी और इससे ज्यादा प्यार करूंगी। ये सुनते ही मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा, पर उसने फिर से मेरे हाथ को जकड़ा और बोली, लगता है तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। ये कहते हुए इससे अपनी शक्ल बदलनी शुरू की, जो बहुत ही ज्यादा भयानक हो रही थी। ये देखते ही मैंने कांपते हुए कहा, रुको। अच्छा ठीक है, पर मुझे अभी वॉशरूम जाना है, मुझे बहुत ही जोर से लगी है, मैं बस अभी आऊंगा, लेकिन तुम मेडी की शक्ल में ही रहना। यह सुनकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोली, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं खुद आ जाऊंगी तुम्हारे पास, और मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे घर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां मैं नहीं आ सकती, और वहां आकर मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम अच्छे से जानते हो। मैंने कहा, ठीक है, ठीक छूटी। ये कहते हुए मैं आहिस्ता आहिस्ता से अपनी सीढ़ियों की तरफ गया और मैंने मौका देखते ही जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। इसने मुझे गुस्से से आवाज दी, रुको। मैं इसकी आवाज को अनसुनी करता हुआ नीचे भागा। इतने में वो भी मेरे पीछे तेजी से आई, लेकिन इसी वक्त वो सीढ़ियों से ही वापस चली गई, और जब मैं नीचे पहुंचा तो देखा कि कासिम भाई आलम साहिब को लेकर आ गए थे। मैं दौड़कर आलम साहिब और भाई के पास चला गया और तेजी से हाँफते हुए कासिम भाई से कहा, भाई वो मेरे पीछे पड़ी है, इसने मुझे पकड़ लिया था। मेरी हालत को देखते हुए आलम साहिब ने कहा, देखो बेटा, पहले तुम आराम से सांस लो और उसके बाद मुझे तसल्ली से बताओ क्या हुआ है। मैंने एक लंबी सांस ली और फिर मैंने शर्मिंदा अंदाज में भाई और आलम साहिब को झिझकते हुए वो सब कुछ बताया जो मैंने इसके साथ किया और जो कुछ देर पहले इस मनहूस औरत ने मुझे कहा। यह सुनते ही अचानक कासिम भाई ने गुस्से में आकर मेरे मुंह पर एक थप्पड़ लगाया, और जैसे ही मुझे थप्पड़ लगा तो अचानक छत से एक खौफनाक चीख की आवाज आई, जिसे सुनते ही भाई और आलम साहिब ने चौंक कर फौरन ऊपर की तरफ देखा, फिर एक दूसरे को देखने लगे। फिर आलम साहिब ने भाई की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाया और भाई गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोले, मेरे इतना समझाने के बाद भी तुमने वही काम किया, शर्म नहीं आई तुम्हें वो सब करते हुए? मैंने अपना हाथ अपने गाल पर रखे हुए कहा, भाई आखिरी बार मुझे मुआफ कर दो। वो मदीहा की शक्ल में आई थी, इस वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अपने होश खो बैठा था। भाई ने गुस्से में एक और बार मुझे थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन आलम साहिब ने कासिम भाई का हाथ पकड़ लिया।